उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलकारा टनल सभी के जहन में होगी, जिसमें साल 2023 के नवंबर महीने में टनल में काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे। आज उसी टनल को ब्रेक थ्रू करने में इंजीनियर को सफलता मिली है और इसी ब्रेक थ्रू करने की सफलता के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाई जा रही टनल उस समय चर्चा में आई जब साल 2023 में दीपावली के ठीक पहले टनल में काम कर रहे 41 मजदूर टनल धंसने के कारण फंस गए और मजदूरों को निकालने के लिए देश विदेश से कई वैज्ञानिकों को बुलाया गया। साथ ही इस ऑपरेशन में एजेंसियों ने कई दिनों तक अपनी देख रेख में ऑपरेशन चलाया था। हालांकि लोगों को उस समय लगने लगा था कि यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा और शायद मजदूर बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन बाबा भोकनाथ की कृपा और एजेंसियों की मेहनत से मजदूरों का रेस्क्यू सफल रहा। इसके बाद टनल के बाहर बाबा भोकनाथ का मंदिर भी बनाया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए और आज इस टनल का काम अपने अंजाम तक पहुंचा और इस टनल को आर पार करने में इंजीनियर को सफलता मिली। सिलक्यारा टनल में जब मजदूर फंसे थे तो तकनीक के साथ साथ बाबा भोकनाथ का आशीर्वाद मिला था। इसके बाद टनल के बाहर बाबा भोकनाथ का मंदिर बनाने का फैसला किया गया और उन्हीं के आशीर्वाद से आज टनल के ब्रेक थ्रू में भी सफलता मिली और अब इस टनल के बनने के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं को 26 किलोमीटर का सफर कम करना होगा। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। 24 अकबर रोड पर नेताओं का लगा जमावड़ा। नेशनल हेराल्ड मामले में जांच एजेंसी ईडी की ओर से अदालत में चार्जशीट दायर किए जाने के बाद कांग्रेस सड़क पर उतर आई है, क्योंकि ईडी की चार्जशीट में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, सुमन दुबे सहित कई लोगों के नाम शामिल हैं। बताना होगा कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की ओर से चार्जशीट दायर की गई है। अदालत इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई करेगी। 11 अप्रैल को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रारों को नोटिस जारी किए थे, जहां एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियां हैं। कांग्रेस ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से दायर की गई चार्जशीट की कार्रवाई पूरी तरह से बदले की राजनीति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी नेताओं को डराने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट फाइल होने के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से ईडी दफ्तर के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। ईडी दफ्तर का घेराव भी किया गया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में गुत्थम गुत्था भी हुई, लेकिन ईडी के दफ्तर के घेराव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जयपुर में यहाँ पर एक बड़ी बैठक हुई है। ईडी के दफ्तर से कुछ ही दूरी पर हुई इस जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया। इन तमाम नेताओं ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई बताते हुए कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस तरीके की कार्रवाई का जबरदस्त विरोध करेगा। अपने नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ हर कदम पर मजबूती के साथ खड़ा नजर आएगा। कांग्रेस ने अपने तमाम नेताओं के लिए ये चेतावनी भी दी है कि उन्हें बीजेपी के इस तरह के कदमों से डरना नहीं होगा, खुलकर सड़क पर आना होगा और जो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं यदि इस तरह के कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी पार्टी कर सकती है, क्योंकि यह मामला पार्टी के सर्वोच्च नेताओं से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी की साख से जुड़ा हुआ है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ दायर चार्जशीट को लेके आज प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने हल्ला बोला, खासतौर पर ईडी के दफ्तरों के बाहर, चाहे वो चंडीगढ़ का दफ्तर हो या फिर जलंधर का दफ्तर हो। इसकी अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने की और साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप बाजवा ने भी जमकर बड़े बड़े सवाल खड़े किए कि किस तरह से एजेंसियों का जो सरकारें हैं वो दुरुपयोग कर रही हैं, खासतौर पर ईडी का। लेकिन वहीं पर सबका जो निशाना था वो ईडी ही रही, क्योंकि जिस तरह से चार्जशीट दायर की गई उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भी कई बड़े बड़े सवाल खड़े किए। लेकिन वहीं पर इस मामले को लेकर प्रदेश की जो सियासत है वो पूरी तरह से गर्माती हुई दिखाई दे रही थी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। विधानसभा 2025 को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी यानी जदयू एक्शन मोड में आ चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के ठीक सामने। कार्यालय के बाहर जो 3 बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगे हुए थे वो आज बदल दिए गए हैं।
पहला जो पोस्टर लगाया गया है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है रोजगार मतलब नीतीश सरकार, और दूसरा जो पोस्टर लगाया गया है, जो बदल कर लगाया गया है, यह काफी महत्वपूर्ण है। 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी एनडीए में लगातार जो चेहरे को लेकर बवाल मचा हुआ था जदयू के तरफ से, पार्टी ने अपनी स्पष्ट रुख कर दी है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी किसी और चेहरे के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है। अगर एनडीए को बहुमत मिलेगा तो 25 से 30 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, यह जदयू के तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। और तीसरा जो पोस्टर लगाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश सरकार। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। बसपा प्रमुख मायावती की पार्टी की बैठक में आज नहीं शामिल हुए उनके भतीजे आकाश आनंद। सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर मायावती ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक की। आज की बैठक में उनके भतीजे आकाश आनंद के शामिल होने की उम्मीद थी। बैठक में संगठन की जमीनी तैयारी, जनाधार बढ़ाने और पिछली बैठक में दिए गए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही चुनावी तैयारियों में जुटने का निर्देश भी दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बसपा में फिलहाल आकाश आनंद के नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने की तेजी से चर्चा शुरू हो गई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों एक बड़े सियासी घटनाक्रम के तहत आकाश आनंद को पहले बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया गया था और उसके बाद आकाश आनंद के पार्टी से माफी मांगने के बाद मायावती ने उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल किया था। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। दरअसल बीजेपी मिशन 40 के आधार पर काम कर रही है। अब आश्चर्य की बात होगी कि 243 सीटों में बीजेपी सिर्फ मिशन 40 पे क्यों काम कर रही है, क्योंकि बाकी जो सीटें हैं बीजेपी की और जेडीयू की, उसको लेकर वो आश्वस्त है। अभी जो सीटें हैं उससे सीटें बढ़ेंगी ही, लेकिन मगध और शाहाबाद का जो क्षेत्र है, जो बेल्ट है, उसमें बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी नुकसान हुआ था, जेडीयू को भी नुकसान हुआ था और लोकसभा में भी जो बीजेपी बिहार में 10 के करीब सीट हारी थी, उसमें से ज़्यादातर सीट इसी बेल्ट के थे। शाहाबाद और मगध क्षेत्र के वो इलाका बीजेपी और जेडीयू के लिए कमज़ोर है। लिहाजा बीजेपी मिशन 40 पे फोकस कर रही है, जिसमें ज़्यादातर सीट जो है वो इसी इलाके में है। इन जगहों पे सीटों की अदला बदली का भी प्रस्ताव है। उसका नियम ये तय हुआ है कि जेडीयू जो सीट 10,000 से जीती हो या 10,000 से हारी हो, बीजेपी जो सीट 10,000 से जीती हो या 10,000 से हारी हो, उन सभी सीटों पे अलग से वर्कआउट किया जाएगा। यानी मिशन में 40 प्लस सीटों का जिक्र है, यानी 40 मिशन जो 40 चला रहे हैं उसमें 40 सीटों में इजाफा करना बीजेपी का लक्ष्य है। और दूसरा, मुख्यमंत्री को लेकर कहीं कोई कन्फ्यूजन बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए में नहीं है। जो कन्फ्यूजन है वो अगस्त महीने में सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। हम इस समय मौजूद है पश्चिम बंगाल के विधानसभा के सामने। देखें कि यहाँ पे जिस तरह से आज हिंदू शहीद दिवस के रूप में बीजेपी पार्टी मना रही है। बीजेपी के तमाम विधायक यहाँ पे मौजूद है और बाकायदा यहाँ पे लोग पहुंचे थे और चर्चा किए थे कि वक्त बिल को लेकर सारे विधायक यहाँ पे मौजूद थे। और विधानसभा के सामने देखिए हिंदू शहीद बीदी बनाया गया है और इन्हीं के सामने यहाँ पे माल्यार्पण किया गया। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सारे विधायक यहाँ पहुंचे थे, विधानसभा के सामने अपना विरोध प्रदर्शन किया और काले कपड़े लगाकर सभी के हाथों में काले झंडे थे। लोगों का कहना था कि जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर में हमले किए जा रहे हैं, सारे सनातनियों, सारे हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे आज वक्फ बिल को लेकर मौलाना इमामों के साथ में अपना वहाँ बातें रख रही है, इन पे चर्चा किया जा रहा है। तो आज कह सकते हैं कि विधानसभा के सामने काले पट्टी लगाकर बीजेपी के सभी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कैमरामैन पंकज साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत नासिक में कार्यकर्ता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन आदित्य ठाकरे ने किया, जबकि इसका समापन उद्धव ठाकरे के भाषण से होगा, जो 5:30 बजे शाम को होगा। नासिक से एक बड़ी खबर ये है कि नासिक में पुलिस और महानगर पालिका प्रशासन के कर्मचारियों पर पथराव हुआ है। दरअसल एक कर्मचारी एक अवैध दरगाह को तोड़ने गए थे, जिसको कि महानगर पालिका प्रशासन ने 1 अप्रैल को ही तोड़ने का नोटिस दिया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा हो गए और पुलिस और महानगर पालिका के अधिकारियों पर पथराव किया, जिसमें 5 से 6 गाड़ियां टूटी हैं। इसके अलावा 4 पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। इस मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। साथ ही
उस पूरे इलाके में जो नासिक का काटेवाड़ी इलाका है वहां पर 500 से अधिक पुलिस वालों को तैनात किया गया है। एवं सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के बीच में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात मंगलवार के दिन राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ पर हुई। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं की राज ठाकरे के घर पर यह पहली मुलाकात थी। इन दोनों नेताओं की मुलाकात अहम मानी जा रही है क्योंकि 3 साल से लंबित बीएमसी और आसपास के शहरों के नगर निगम चुनाव इस साल होने की उम्मीद है। 2024 विधानसभा चुनाव में शिंदे ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के सामने अपना उम्मीदवार उतारा था और अमित को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि राज इस बात से शिंदे से नाराज है, तो वहीं एकनाथ शिंदे भी महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे से मिलकर अपने सारे गिले शिकवे को दूर करना चाहते हैं और इस मुलाकात को इसी के कवायद के रूप में देखा जा रहा है। इस मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि दोनों नेताओं की मुलाकात पर किसी भी प्रकार का सियासी मायने नहीं निकालना चाहिए क्योंकि ये मुलाकात मात्र एक शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि राजनीति में एक नेता बिना मतलब के दूसरे नेता से मुलाकात नहीं करता। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने का मसला लगातार बढ़ता जा रहा है और ये विवाद अब गहराता ही जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के जो शिक्षा निदेशालय है उसके सामने मौजूद हैं, जहां बड़ी संख्या में अभिभावक, दिल्ली के अलग अलग स्कूलों के अभिभावक यहां मौजूद हैं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल है उनकी जरूरत है फीस बढ़ाना या फिर इसे मनमर्जी कहें। 1973 में जो स्कूल शिक्षा अधिनियम और कई सारे ऐसे नियम बने थे उसमें यह कहा गया कि कोई भी स्कूल जो है वो मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकता। 2018 में हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर पर रोक लगा दी और कहा कि फीस तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आपको ये दिखाना होगा कि आप जो है वो लॉस में है। क्योंकि नियम ये कहता है कि जब भी दिल्ली का कोई प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाएगा उससे फीस बढ़ाने से पहले यहाँ पर नोटिस सर्व करना होगा या ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी और यहाँ से जब पारित किया जाएगा उसके बाद ही कोई भी स्कूल जो है वो फीस बढ़ा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। धड़ल्ले से नियमों को ताक पर रखकर दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन कुलदीप के साथ दिव्यांग प्रभात, दिल्ली न्यूज़ 24। बिहार में चुनावी साल में कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने खाकी छोड़कर खादी को अपनाया है और इसी में एक नया नाम जुड़ गया है, नूरुल हुदा का। 1995 यूपीएससी के अधिकारी रहे नूरुल हुदा। फिलहाल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आईजी के पद पर थे, लेकिन नौकरी से इस्तीफा देने के बाद वो राजनीति के मैदान में आए हैं। बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले नूरुल हुदा का मानना है कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में मुसलमानों की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है और वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उसके बाद मुसलमानों की स्थिति को देखने और समझने की ज़रूरत है और इसी वजह से उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया है और अब वो राजनीति में आए हैं। फिलहाल उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को ज्वाइन किया। उनका मानना है कि जो भी मुसलमानों के हित की बात करेगा उनके साथ जाने का उनका विचार था और इस ख्याल से उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी को ज्वाइन किया है। नूरुल हुदा के ज्वाइन करने के पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसपे उन्होंने वक्फ बिल को लेकर अपनी नाराज़गी भी जताई थी और कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मुसलमानों को बांटने का काम कर रही है और जब तक मुसलमान एकजुट नहीं होंगे उनकी भलाई भी नहीं होगी और यही वजह है कि उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, हालांकि उन्होंने अभी ये नहीं खुलासा किया है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, लेकिन ये साफ कर दिया है कि आने वाले वर्षों में और विधानसभा चुनाव में वो मुकेश सहनी की पार्टी को लेकर मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश करते रहेंगे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा का ट्रांसफर पूरे सूबे में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल में गाजियाबाद के ही विधायक नंद किशोर गुर्जर एक कलश यात्रा को लेकर के गाजियाबाद के इलाके से गुजारना चाहते थे। उसको लेकर के पुलिस और विधायक के बीच में विवाद हो गया और वो विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें बताया जा रहा है कि नंद किशोर गुर्जर की शर्ट फट गई और चप्पलें पांव से निकल गई और नंद किशोर गुर्जर तभी से लेकर के अब तक नंगे पांव और फटी शर्ट में घूम रहे थे। इसके लिए नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ पूरा एजेंडा खोल दिया था कि उनके विरोध में काफ़ी तमाम तरीके की जो बातें हैं वो करने लगे थे। इसको लेकर के कई राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनने लगी थी। विपक्ष जो है इसको लेकर के काफ़ी हमलावर हो गया था कि
सरकार का विधायक जो है वो सरकार के खिलाफ ही आवाज उठा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की कमान कैसे चल सकती है, इसको लेकर के कल उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की तरफ से कल एक 12 अफसरों का तबादला उत्तर प्रदेश में किया गया, जिसमें अजय कुमार मिश्रा का नाम भी था। इसको लेकर के जो नंदकिशोर गुर्जर है उनके घर पर ढोल नगाड़े बजने लगे और नंदकिशोर गुर्जर के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके बधाई दी है। चाहे भले जो हो, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर इसे अपनी जीत मान रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से ऐसी प्रक्रिया लगातार होती रहती है जिनमें अधिकारियों के तबादले होते रहते हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 गाजियाबाद। दिल्ली से सटे गुरुग्राम का एक बेहद ही चौंकाने और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल गुरुग्राम की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि 6 अप्रैल को जब वो गुरुग्राम के बड़े अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थी, तब उसके साथ किसी ने आईसीयू में ही घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद वो इतने सदमे में थी। उसके 6 से 7 दिन बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई 13 अप्रैल को, और 13 अप्रैल को उसने घर जाकर ये जानकारी अपने पति के साथ शेयर की और उसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने संबंध में FIR दर्ज कर ली है। दूसरी तरफ उस बड़े अस्पताल का कहना है कि ऐसी कोई घटना फिलहाल अस्पताल में नहीं हुई है। तमाम जो साक्ष्य हैं, चाहे CCTV फुटेज हो, तमाम चीज़ें जो हैं वो पुलिस से शेयर की गई हैं और जो भी पुलिस को इस मामले में सहयोग की ज़रूरत होगी वो किया जाएगा। बहरहाल पूरे मामले की छानबीन पुलिस कर रही है, लेकिन जिस तरीके के बेहद चौंकाने वाले और गंभीर आरोप महिला की तरफ से लगाए गए हैं, अगर उनमें जरा सी भी हकीकत है तो वाकई में ये कई गंभीर सवाल खड़े करती है। जहांगीर के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 गुरुग्राम। पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश की जा रही है। कायर पाकिस्तान आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की लगातार कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से आज LOC पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया गया है, ताकि सीजफायर उल्लंघन की आड़ में पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ भारतीय सीमा में करवा सके। लेकिन जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF के जवान हो या फिर नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के जवान हो। आपको बता दें कि आतंकियों की तलाश में जम्मू संभाग के कई जिलों में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर और कालाकोट सेक्टर में भी संदिग्ध आतंकी देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। किश्तवाड़ जिले में भी छिपे बैठे आतंकियों को खोजने के लिए, उन्हें जहन्नुम पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं उधमपुर जिले में और कठुआ जिले में भी आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मकसद जवानों का यही है कि जितने भी आतंकी घने जंगलों के बीचों बीच छिपे हुए हैं, चुन चुनकर तमाम आतंकियों का खात्मा किया जाए। कैमरामैन श्याम के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 LOC पुंछ। हिमाचल प्रदेश के मंडी के DC ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, कर्मचारियों में मची अफरा तफरी, खाली करवाया गया भवन, मौके पर पहुंची बम डिस्पोजल टीम। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में DC ऑफिस को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद प्रशासन एक्शन में आया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे भवन को खाली करवाया गया। मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। NDRF, SDRF की टीमें खोजी कुत्तों के साथ तलाशी अभियान में जुटी रही। इस भवन में 3 महत्वपूर्ण कार्यालय चल रहे हैं। इसमें मंडी ऑफिस, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कोर्ट परिसर शामिल है। अब तक यह मालूम नहीं हो पाया है कि धमकी किसने दी। पुलिस के मुताबिक DC मंडी की ईमेल ID पर एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ। एहतियात के तौर पर परिसर को खाली करवाया गया। वहीं SOP के अनुसार एंटी स्पोटेज चेक सहित सभी कदम उठाए गए। राजेश शर्मा, मंडी, न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के महीनों के तुरंत बाद जब बाहर के मौसम की दस्तक होती है तो यहाँ एकदम से फूल खिलखिलाने शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है और इस कुदरत के खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए न केवल देश के कोने कोने से बल्कि दुनिया भर से पर्यटक कश्मीर घाटी का रुख करते हैं। और इस वर्ष घाटी में पर्यटकों का जो जमावड़ा है वो ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि न केवल श्रीनगर की डल झील पर स्थित टूलिप गार्डन अपने पूरे जोबन पर इन दिनों है, बल्कि श्रीनगर के बीचों बीच डाउनटाउन में बादाम बारी में भी फूल जो है काफी खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ श्रीनगर शहर से बाहर सरसों के खेतों की खूबसूरती का क्या ही कहना है। घाटी में इस वर्ष जो पर्यटन उद्योग है वो काफी फलेगा फूलेगा और इसके लिए यहाँ पर्यटन विभाग ने भी कमर कस ली है।
कैमरामैन मुशीद के साथ आसिफ साहब श्रीनगर, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बेहद ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। हम इस समय मौजूद हैं दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर, जहां पर आप देखिए कि जवान जो हैं बेहद ज्यादा अलर्ट हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, पूरे ट्रैक की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि वो दिन दूर नहीं है जब कन्याकुमारी से कश्मीर घाटी तक ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और आप देखिए कि पीएम के जम्मू दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को किस कदर यहां पर चाक चौबंद किया गया है। चप्पे चप्पे पर जवानों की मौजूदगी है। कटरा की बात की जाए, इस दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल की बात की जाए, अंजी जो ब्रिज है उसकी बात की जाए, वहां पर भी बेहद ज्यादा संख्या में जवानों को डिप्लॉय किया गया है। मकसद यही है कि जो पीएम का दौरा है उसके चलते ये सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर अलर्ट किया जा रहा है। जवानों की तैनाती बेहद ज्यादा संख्या में की जा रही है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही हरी झंडी दिखाएंगे उस ट्रेन को जो रवाना होगी कश्मीर घाटी के लिए, यानी जल्द ही देशवासियों